हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो इससे पहले कि इस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो उसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में आज जो हमारा नया टॉपिक होगा उसको हम यहाँ पे टच करने वाले हैं। ठीक है, बाकी उस चैप्टर को हम नाम देते हैं प्रस्तावना के संदर्भ में। ठीक है, प्रस्तावना बोल सकते हैं या इस शब्द से या कई सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट होंगे जो कि अवगत होंगे। ठीक है, प्रस्तावना और उद्देशिका के नाम से भी हम इसको संबोधित करते हैं। फाइनली जो भी हमारे संविधान का जो हमारा प्रथम अध्याय है या जो भी हमारा पहला चैप्टर है उसी को हम इस उद्देशिका के नाम से या प्रस्ताव के नाम से या प्रस्तावना के नाम से भी हम उसको संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आकर के विजिट कीजिएगा। फिलहाल में ये हमारा मतलब पर्टिकुलर संविधान से रिलेटेड यानी जहां पे भी हम लोगों ने संविधान वर्ड का अध्ययन किया तो ये हमारी पर्टिकुलर संविधान शब्द से रिलेटेड जो भी सारी या जितनी भी सारी क्लासें हमको अटेंड करनी थी उसमें से ये हमारी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, इसके पश्चात से हम कुछ आर्टिकलों का अध्ययन करेंगे एंड उसके पश्चात हमारे जो मेन टॉपिक होंगे उनका अध्ययन करेंगे, लेकिन पार्टिकुलर रूप से हम संविधान का पूर्णतः अध्ययन कर चुके हैं। इसी के पश्चात में बात करते हैं, इसी में हम लोग ये प्रस्तावना होती क्या है, इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी या इसको संविधान के प्रथम अध्याय के रूप में कब जोड़ा गया, किसने जोड़ा और किस माध्यम से जोड़ा गया, सारी बातों की चर्चा इस क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास का भरपूर आनंद लेते हुए और इसको हम लोग बड़े ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि प्रस्तावना हमारी होती क्या है, तो तनिक भी बोरिंग महसूस नहीं करेंगे और भरपूर आनंद लेंगे क्लास का। देखते हैं इसी में प्रस्तावना हमारी होती क्या है। तो हम लोगों ने यार छोटी क्लास से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रस्तावना जो है हमारी, हम लोगों ने कभी कभार इसको सुना भी होगा, यानी अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूलों की बुक्स वगैरह पढ़ी होगी तो उनमें से यार हम लोग देखते होंगे कि किताब की स्टार्टिंग में एक हमारा पेज अलग से जुड़ा हुआ होता है और उसी में सर्वप्रथम अब आता है या नहीं आता ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन पहले ऐसी बुक्स में उनका वर्णन दिया रहता था, जैसे कि शब्द दिया रहता है या पूरा का पूरा सेंटेंस दिया होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए संकल्पित होते हैं। ऐसा हमारा एक पूरा पैराग्राफ टाइप दिया होता है, वही हमारी उद्देशिका है संविधान की और वही हमारी प्रस्तावना है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग देखते हैं। फिलहाल में इसको संविधान में जोड़ने की आवश्यकता इस कारणवश पड़ी कि पूरा का पूरा जो हमारा संविधान है उसके मूल आदर्शों को एक संक्षिप्त रूप में इसको प्रथम अध्याय के रूप में जोड़ दिया गया, यानी इस प्रस्तावना के माध्यम से पूरे के पूरे जो हमारे संविधान का उद्देश्य है कि हमारे संविधान में दिया क्या गया है और किस वजह से दिया गया है, तो उस पूरे संविधान का जो हमारा मूल ढांचा है वही हमारा उद्देशिका के माध्यम से भारतीय संविधान में समाहित करने का प्रयास किया गया है संक्षिप्त रूप में कि पूरे संविधान में दिया क्या गया है। ठीक है,
इसी को हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, जो भी हमारे मूल आदर्श होंगे। और इतना ही नहीं, इस प्रस्तावना के माध्यम से भारत के जो भी हमारे नागरिक हैं उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाए और हर एक क्षेत्र में दी जाए। यही हमारे उद्देशिका का मूल उद्देश्य भी है और हमारे संविधान का पूर्णतः यही उद्देश्य है कि भारत का हर एक व्यक्ति हर एक फील्ड के लिए भरपूर स्वतंत्र है। ठीक है, तो फिलहाल में जैसे जैसे हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और भरपूर इसका आनंद लेंगे और सारी बातों को टच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इतना ही नहीं, इस क्लास को अटेंड करने के पश्चात में किसी अन्य क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने तो हम लोगों ने ये देखा कि प्रस्तावना हमारी होती क्या है और फिलहाल में इस प्रस्तावना को संविधान में समाहित कब किया गया। तो यार हमारा एक प्रकार से बोले कि जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, अर्थात अंगीकृत होता है हमारा 26 नवंबर 1949 को और पूरे भारत के लिए लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इससे पहले संविधान सभा हमारी बनाई गई थी 1946 में, जहां पे कुछ हमारे सदस्य संविधान को निर्मित करने के लिए गठित किए जाते हैं, जिसमें से 389 सदस्य होते हैं संविधान की पुस्तक बनाने के लिए या संविधान का निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो उसी संविधान सभा के जो हमारे सदस्य थे या जो भी हमारे उस समय के राजनीति के धुरंधर थे, जो राजनीति के विशेषज्ञ थे, वो क्या कर रहे थे कि उन लोगों ने संविधान को ऐसा बनाया कि आने वाले अनंत काल तक इस संविधान के नियम और कानूनों को कोई भी व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है। इतना बेहतरीन संविधान बनाया। ठीक है, जब तक इस पृथ्वी पे भारत जैसा देश रहेगा तब तक भारत जैसे देश के लिए एक हमारा यही संविधान होगा और इसको कभी भी बदला नहीं जाएगा। इसमें हमारे संशोधन होते रहेंगे और आने वाले समय में जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ेगी कि भविष्य में हमको इन कानूनों को बनाना है तो उन कानूनों को बाकायदा बनाया जाएगा। लेकिन जो पीछे हमारे कानून बन चुके हैं संविधान में, उनको निलंबित नहीं किया जाएगा, एक तरीके से यही बोल सकते हैं। तो संविधान सभा में जब ये संविधान बनाया जा रहा था तो उसी समय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया कि 13 नवंबर 1946 को क्या करते हैं कि एक हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या प्रस्ताव पेश करते हैं? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं संविधान सभा में। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव यही होता है कि इस प्रस्ताव के माध्यम से उनका ये कहना था कि आने वाले समय के लिए जिस संविधान का निर्माण हम कर रहे हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो यही था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि हमारे पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में ये संविधान सभा में पेश होता है और फाइनली इसको 22 जनवरी 1947 को ऐसे ही शायद इसको क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये पारित हो जाता है तो वैसे ही संविधान बनने की प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा कि प्रस्तावना को आखिर किस उद्देश्य से हमारे संविधान सभा में पेश किया गया और इसका उद्देश्य क्या था। इतनी सारी चीजें हमको क्लियर हो गई होंगी और इसी में अब हम लोग ये थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो संविधान है इसको लिया कहां से गया है, अर्थात ये जो संविधान की विचारधारा है ये हमारी अमेरिका से ली गई है, इसको भी याद रखना। और इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा है वो कहां से ली गई, तो वो ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। इसको भी हमको क्या करना है, पकड़ करके रखना है। एंड अभी मैंने बोला कि जो भी हमारा संविधान है
26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत होता है, अर्थात बन करके तैयार होता है। और इसी दिन से हमारे पूरे भारत देश के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं उनको लागू कर दिया जाता है और फाइनली 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से ये भारत देश के लिए लागू हो जाता है। और इसी के रूप में हम गणतंत्र दिवस, इसी की वर्षगांठ में हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी पूर्णतः भारत गणतंत्र घोषित हो जाता है। और इसी दिन से पूर्णतः संविधान में जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं अर्थात 395 आर्टिकल, ये पूरे के पूरे आर्टिकल पूर्णतः भारत देश के लिए लागू कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। नजर डालते हैं एक बार इस व्हाइट बोर्ड पे कि यहाँ पे मैं लिखने क्या वाला हूं। प्रस्तावना को हम एक तरीके से तोड़ मरोड़ करके सारी चीजें देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि यार जो भी सारे यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं इसको एक बार आप लोग याद जरूर रखोगे, क्योंकि अगर भारत देश में रह रहे हैं, भारत जैसे देश में रह रहे हैं, तो क्या होना चाहिए कि हमको संविधान के अनुच्छेद याद हो या ना याद हो। वैसे सिविल एस्पिरेंट हैं तो यार संविधान के अनुच्छेदों का अध्ययन, और अगर बाकायदा इस मतलब फील्ड से जुड़े हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो संविधान पे कमांड बनानी बेहद और बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो संविधान पे पूर्णतः कमांड बनानी है और संविधान पे जैसे ही कमांड बनी, जैसे ही संविधान पे कमांड बनी, तो पॉलिटी अपने आप यानी जो भी हमारी भारत की राजनीति है या भारत की राज व्यवस्था है, इसके संदर्भ में हमसे बेहतरीन मास्टर कोई नहीं होगा। तो इस कारणवश हम यार यही बोलना चाहेंगे कि संविधान के अनुच्छेदों का भी वर्णन हमको करना है, उसको याद भी रखना है, और उससे बेहद और बेहद जरूरी ये है कि उसकी उद्देशिका हमारे मुख पे क्या होनी चाहिए, रखी होनी चाहिए। तो उसी का वर्णन यहाँ पे करते हैं कि हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना है क्या। सर्वप्रथम इसमें ये देखना कि उद्देश्य प्रस्ताव हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पहले इसको थोड़ा सा दिख लेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये संविधान सभा में पेश किया गया। ठीक है, संविधान सभा से तात्पर्य यही है जहां पे संविधान निर्मित किया जा रहा था। ठीक है, तो संविधान सभा में पेश किया गया, और ये कब पेश किया गया तो इसकी डेट भी हमको याद रखनी है, 13 1946 को। ठीक है, इसको हमने याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में संविधान सभा में हमारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया कि हमारे भारत देश का संविधान कैसा होना चाहिए। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को फाइनली जब ये प्रस्ताव हमारा पारित हो जाता है तो आई थिंक 22 जनवरी 1947 को ये हमारा क्या हो जाता है कि ये प्रस्ताव पूरी तरीके से पारित हो जाता है, और यहीं से संविधान बनने की प्रक्रिया हमारे स्टार्ट हो जाती है। तो इतनी सारी चीजें याद रखना है हमने। इसी के पश्चात में मैं यहाँ पे उद्देशिका लिखता हूं। उद्देशिका हमारे माइंड में और हमारे मुखार बिंदुओं पे चढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम भारत के लोग, इसको पूर्णतः याद रखना है हमने। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, अभी केवल जो यहां पे मैं लिख रहा हूं उसे ही केवल देखना है, बाकी जो भी हमारे इसमें वर्ड्स होंगे
उनमें हर एक शब्द का तात्पर्य हम समझेंगे कि इस उद्देशिका में या इस प्रस्तावना के माध्यम से जो भी हमारे शब्द यहाँ पे वर्णित किए गए हैं उन शब्दों का तात्पर्य हमारे क्या होता है। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये हुई हमारी यार प्रस्तावना। ठीक है, इसी को हमने पूरे मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इसको हम अपने माइंड में सेट करके रखेंगे कि प्रस्तावना हमारी है क्या और इसमें दिया क्या गया है। तो एक बार इसको पूर्णतः पढ़ते हैं हम कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास एवं धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, उसके पश्चात में इसको याद रखेंगे भी तो भी चलेगा, नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। यानी ये वर्ष का समय दिया हुआ है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार से तारीख दी गई है विक्रम संवत में। ठीक है, तो इसके पश्चात में यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये है हमारी पूरी की पूरी संविधान का मूल ढांचा या पूरे के पूरे संविधान की एक झलक पेश करता है कि हमारे संविधान में क्या बात बोली गई है। ये प्रस्तावना के माध्यम से या उद्देशिका के माध्यम से ये पंडित नेहरू ने ये प्रस्ताव हमारे संविधान सभा में पेश किया था कि आने वाले समय का जो भी हमारे संविधान होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है और माइंड में सेट करके रखना है। फाइनली एक दो बार पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो सारी चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है, इसी में इसको हम इतने बेहतरीन ढंग से अध्ययन करते हैं कि इनमें जो भी हमारे शब्द हैं जैसे कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका तात्पर्य क्या होता है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके पश्चात में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक, इसके पश्चात में और क्या बात है इसमें, और समानता एवं समता, इस शब्द का मतलब समझेंगे, व्यक्ति की गरिमा ये क्या होती है, एंड इसी के पश्चात में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है, जो भी हमारे मेन शब्द हैं इनको हम समझ लेते हैं तो पूरी की पूरी इस प्रस्तावना का तात्पर्य हमारे समझ में आ जाना है। ठीक है, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, इस बंधुता शब्द से क्या तात्पर्य है, दृढ़ संकल्पित होकर के संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित
करते हैं। ये है पूरी की पूरी हमारी प्रस्तावना। इसी में हम लोग ये देखते हैं, इसमें हम लोग ये इन सारे शब्दों का तात्पर्य समझें। इससे पहले कुछ चीजें मैं और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस पूरे संविधान की ये जो हमारी प्रस्तावना है, इसको हम 3 रूपों में या इसके 3 खंडों में इसको डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। जैसे जैसे इसके यानी प्रस्तावना के स्रोत या संविधान के स्रोत, एक हमारा ये पार्ट हो गया। एंड दूसरा इसके स्वरूप का अध्ययन करेंगे। स्वरूप का तात्पर्य यह है कि पूरी की पूरी ये जो प्रस्तावना है, इसमें क्या बात बोली गई है इन शब्दों के माध्यम से, ठीक है। स्वरूप के पश्चात में इसी में हम थोड़ा इसके उद्देश्य की बात कर लेंगे कि इस पूरे प्रस्तावना का उद्देश्य हमारे क्या होता है, या इसको संविधान में प्रथम अध्याय के रूप में जोड़ने का क्या उद्देश्य रहा हमारा, ठीक है। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फाइनली इसको लिखा रहने देते हैं और इसको थोड़ा सा मेटते हैं। देखते हैं इसी में, इसको देखते जाइएगा, ठीक है। तो इसको हम 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं। 3 पार्ट में कौन कौन सा? पहले मैंने बात की संविधान के स्रोत की। संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं या क्या स्रोत है इसके, ठीक है। इसका अध्ययन हमने करना है। स्रोत के पश्चात में हम इसके स्वरूप का भी अध्ययन करेंगे। एंड स्वरूप के पश्चात में इसके उद्देश्य का अध्ययन करेंगे कि इस प्रस्तावना का उद्देश्य हमारे है क्या। तो सर्वप्रथम हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात करते हैं कि संविधान के स्रोत हमारे क्या हैं या इसका स्रोत हमारे क्या है। तो एक प्रकार से बोले, भारत देश में जो भी हमारा संविधान है वो सर्वोपरि है। अगर भारत देश में रहना है तो यहाँ के नियम और कानूनों का पालन करने की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। और इस संविधान का जो भी हमारे स्रोत हैं या इस संविधान को एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो शक्ति कहां से प्रदान होती है? वो भारत की जनता से शक्ति प्रदान होती है। यानी भारत देश के जो भी हमारे नागरिक हैं, संविधान को शक्ति यहीं से प्रदान होती है। क्यों? इसको भी समझना ऐसे कि यार जब हमारा राजा ही नहीं होगा, सॉरी, जब हमारी प्रजा ही नहीं होगी तो राजा राज किस पे करेगा? राजा के होने का कोई मतलब नहीं है। तो संविधान के जो भी हमारे नियम और कानून हैं वो किसके लिए हैं? वो इस भारत देश के नागरिकों के लिए ही तो है, ठीक है। तो मेरा कहने से तात्पर्य यही है कि संविधान को जो शक्ति प्रदान होती है वो भारत की जनता से ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो यही इसका स्रोत है और यही संविधान का एकमात्र स्रोत है, भारत की जनता। और इसके संदर्भ में बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमारे अब्राहम लिंकन जी का एक हमारा नारा प्रसिद्ध हुआ था कि जो भी हमारा संविधान होगा ये हमारी किसके लिए कार्य करेगी, ये हमारी या जो प्रस्तावना होगी वो किसके लिए कार्य करेगी। तो उनका एक नारा था, स्लोगन था, भारत की जनता के लिए या भारत के जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा या जनता से। ये इनका 3 टाइप का स्लोगन था कि जो भी हमारी शक्ति है संविधान की और जो भी हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो पूर्णतः भारत देश के नागरिकों के लिए ही होगी और भारत देश के नागरिकों के माध्यम से ही संविधान को शक्ति हमारी क्या होती है? प्रदान होती है। तो यही एकमात्र स्रोत है संविधान का। इसी के पश्चात में स्वरूप में किसका अध्ययन करेंगे? तो स्वरूप में जो अध्ययन करेंगे वो मैंने अभी बोला कि प्रस्तावना को हम ऐसे तोड़ मरोड़ करके समझेंगे कि दोबारा इस चैप्टर को या अन्य किसी एजुकेटर की क्लास अटेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वरूप में जो मैं बात करूंगा
वो इन्हीं सारे शब्दों की बात करूंगा जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। इसी कारणवश मैंने इसको रफ नहीं किया कि यार इसी को देखते हुए हम पूर्णतः इस क्लास को लेकर चलेंगे। यानी स्वरूप में क्या बात करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या जितने भी ऐसे मैंने शब्दों को यहाँ पे मतलब अंडरलाइन किया है उन्हीं को हम स्वरूप के तौर पे देखेंगे। ठीक है, और उद्देश्य के तौर पे क्या देखेंगे, उद्देश्य के तौर पे ये देखेंगे कि इस प्रस्तावना में आखिर दिया क्या गया है, और अगर भारत देश के नागरिकों के हितों की बात की गई है इस संविधान के माध्यम से, तो ऐसे कौन कौन से हित हमारे हो सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से शब्द हमारे इस प्रस्तावना में छिपे हुए हैं जो कि प्रस्तावना के उद्देश्यों की बात करते हैं। उद्देश्यों में यार यहाँ पे देखो ना क्या लिखा गया है कि भारत देश के नागरिकों के लिए उनके सामाजिक हित की बात की गई, उनके आर्थिक हित की बात की गई, और उनके राजनीतिक हितों की बात की गई है। सरकार को इन सारे पक्षों में कार्य करना होगा भारत के हर एक व्यक्ति के लिए। इसीलिए सरकार बाध्य है, केवल हम और आप ये चीजें जानते हैं, बाकी जो भी हमारे ऐसे यार जो भी नहीं, मैं यही बोलता हूं कि आजकल कम से कम 80% लोग इस संविधान से अनभिज्ञ हैं। वो केवल और केवल जानते हैं कि संविधान जैसी पुस्तक हमारे भारत देश में निर्मित की गई है, लेकिन इसमें दिया क्या गया है इसके बारे में उनको तनिक भी ज्ञान नहीं है, पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। ठीक है, इसी कारण वह सरकार के ऊपर कटाक्ष छोड़ते हैं, और एक भी जो भी हमारी चीजें हैं वो सरकार के पक्ष में और विपक्ष में, पक्ष में तो कम ही बोलते हैं, विपक्ष में कटाक्ष ज्यादा छोड़ते हैं। वो चाहे जिस भी पार्टी की सरकार हो, विपक्ष पे कटार ज्यादा छोड़े जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या किसी भी अन्य पार्टी की सरकार हो। यार जब सरकार होती है सत्ता में तो उस पे ज्यादातर विपक्ष के कटाक्ष ही छोड़े जाते हैं, और उनके पक्षों की या हितों की बात कम की जाती है। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य के माध्यम से हम ये बात भी करने वाले हैं। फिलहाल में स्रोत का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया, बात करते हैं स्वरूप की कि इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता क्या है। इसको स्वरूप में 5 चीजों का अध्ययन करना है। कौन कौन सी? स्वरूप में हमको 5 चीजों का अध्ययन करना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करेंगे, एक शब्द ये हो गया। दूसरा समाजवादी, समाजवादी, एंड तीसरा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इसी को हम धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। फाइनली एक हमारा संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन, तब प्रस्तावना में हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे। इस पंथ निरपेक्ष की जगह पहले हमारा धर्म निरपेक्ष ही होता था, लेकिन जैसे ही संविधान संशोधन होता है तो उस धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द इस प्रस्तावना में समाहित कर दिया गया। ठीक है, इसी के पश्चात में ये लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको भी याद रखना है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र इसकी बात करेंगे, और गणराज्य, गणराज्य की बात करेंगे। इन 5 शब्दों का तात्पर्य हम समझेंगे कि इसको हम स्वरूप के तौर पे लेते हैं कि पूरी की पूरी प्रस्तावना जो तैयार हुई है उसका स्वरूप कैसा है, तो उसका स्वरूप कुछ ऐसा है। कैसा है? ऐसा है। ऐसा है से तात्पर्य यह है कि इन शब्दों का तात्पर्य जब हम समझ लेते हैं तो हमको यह अनुमानित हो जाता है कि यार इस पूरे के पूरे उद्देशिका का या प्रस्तावना का स्वरूप हमारे कैसा है। ठीक है, तो मेरी हर एक बातों को समझना यहाँ पे। ठीक है,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि भारत आज वर्तमान की स्थिति में, भारत जो भी हमारे अपने डिसीजन लेगा, या अपने जो एक प्रकार से बोले डिसीजन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि अपने जो स्वयं के एक प्रकार से बात करें, जो भी हमारे डिसीजन ही बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा इसकी हिंदी आ नहीं रही, तो डिसीजन जो भी हमारे मतलब भारत देश है, ये अपने स्वयं के डिसीजन लेने में क्या है? स्वतंत्र है। चाहे वो बाहरी क्षेत्र से हो, चाहे वो आंतरिक मामलों में हो, किसी भी मामले में हस्तक्षेप कोई अन्य देश नहीं कर सकता। अब इससे तात्पर्य यह है कि इससे पहले भारत में ब्रिटिशों का शासन था, तो उस समय स्वतंत्र रूप से भारत अपने जो भी डिसीजन वगैरह है वो पूर्णतः नहीं ले पाता था। और आज जब ये संविधान बनकर के तैयार हो गया है, इसमें उद्देशिका जैसा हमारे चैप्टर को समाहित किया गया है, तो इसमें भरपूर स्वतंत्रता दी गई है। और ये बात बाकायदा उद्देशिका के माध्यम से राजनीति के विशेषज्ञों ने संविधान सभा में इस संविधान को निर्मित करते समय ये बात बाकायदा उद्देशिका में समाहित की कि भारत आज अपने किसी भी प्रकार के जो भी हमारे डिसीजन है वो लेने में पूर्णतः और पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में भारत अपना क्या करेगा? पूर्णतः स्वयं के डिसीजन लेगा। किसी भी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। यही तात्पर्य होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का। इसको संपूर्ण प्रभु संपन्न के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखना। उसके पश्चात में ये दूसरा शब्द आता है समाजवादी। इस शब्द का तात्पर्य क्या है? प्रस्तावना में ये जो समाजवादी शब्द हमारा इंगित किया गया है, इससे तात्पर्य ये है कि भारत में समाजवाद से जो तात्पर्य लेते हैं वो एक प्रकार से हम लोग समानता वाली समाजवाद का तात्पर्य लेते हैं। अब इससे क्या तात्पर्य हुआ? इसको समझने से पहले हम यूरोप चलते हैं। कहां पे चलते हैं? थोड़ा सा यूरोप घूम के आते हैं। और यूरोप में क्या था इस समय? यूरोप में ये था कि यहाँ पे एक हमारा व्यक्ति था कार्ल मार्क्स। इनके द्वारा एक बात ये बोली गई कि यहाँ पे जो भी हमारे समाजवाद की बात की जा रही है, क्योंकि जो भी हमारे अंग्रेज थे वो कहाँ के थे? यूरोपियन ही थे। ब्रिटेन वगैरह कहाँ पड़ता है? ये यूरोप में ही पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा यूरोप घूमने चले, बिना टिकट के घूमते हैं और बात करते हैं समाजवादी की। तो वहां पे जो हमारा समाजवाद है, वहां पे संघर्षवादी समाजवाद देखने के लिए मिलता है। अब इससे क्या तात्पर्य हुआ? संघर्ष से मतलब ये है कि जो हमारा अमीर व्यक्ति है और जो गरीब व्यक्ति है, या जो उच्च लेवल का व्यक्ति है और निम्न वर्ग का व्यक्ति है, इनके बीच में अगर समानता को प्रदर्शित करना होगा तो कार्ल मार्क्स जी ये कहते हैं कि इनके बीच में ऐसी समानता है कि इनके बीच में समानता होते हुए भी समानता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे समानता को प्रदर्शित करने के लिए संघर्ष देखने के लिए मिलता है उच्च वर्ग के व्यक्ति में और निम्न वर्ग के व्यक्ति में, अमीर में और गरीब में। यहाँ पे काफी डिफरेंट और भेदभाव जैसे पूर्ण देखने के लिए मिल जाते हैं। काफी ज्यादा संघर्ष की करने की स्थिति पड़ती है, तब जाकर के गरीब को गरीब का दर्जा मिल पाता है और अमीर को अमीर का दर्जा मिल पाता है। एक तरीके से दोनों के मध्य में संघर्ष वाली स्थिति देखने के लिए मिलती है यूरोप में, और तब जाकर के वहां पे समाजवादी समानता की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, अब यूरोप से वापस आ जाइए, भारत की यात्रा करते हैं। भारत में क्या बोला? भारत में जो समाजवाद की बात बोली गई है इस प्रस्तावना के माध्यम से, उसमें गांधी जी के विचारों को और पंडित नेहरू जी के विचारों को समाहित किया गया है। इनके विचार ऐसे थे कि इन लोगों ने जब उद्देशिका को पेश किया
तो इन्होंने अपने विचारों को ऐसे पेश किया कि इनका मानना यह था कि यहाँ पे जो समाजवाद होगा वो समानता की बात करेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार की संघर्ष वाली स्थिति देखने के लिए नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो उच्च लेवल का व्यक्ति हो या निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, दोनों में बड़ा ही बेहतरीन समानता देखने के लिए मिलती है। ये हमारे नेहरू जी के विचारों को प्रदर्शित करता है और इसके अलावा गांधी जी के विचारों को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आज वर्तमान की स्थिति में हम बात करें तो ये मेरे अनुसार, मैं अपने अनुसार इस बात को अगर बोलना चाहूं तो यार यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऐसी स्थिति देखने के लिए मिल जाती है। ये भले ही उद्देशिका में इस बात को बोला गया है कि भारत में जो समाजवाद है वो हमारा एक प्रकार से समानता वाला समाजवाद है, लेकिन मेरे अनुसार ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। आज भी यार गरीबों के मध्य में और अमीरों के मध्य में ऐसी समानता वाली बात बोली जाती है, लेकिन केवल और केवल कहने के लिए मेरे अनुसार है ये बात। बाकी आप लोग भी इसी समाज का हिस्सा हैं, तो आप लोग भी ऐसा महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा समाज कैसा है। ठीक है, ये हुआ क्या, समाजवादी शब्द से तात्पर्य हुआ, हमारा समाजवादी शब्द से तात्पर्य यही है। ठीक है, इसके पश्चात में पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों एक ही वर्ड है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, जिसमें से ये जो हमारा पंथ निरपेक्ष है इसकी जगह पे पहले धर्म निरपेक्ष होता था। आज वर्तमान की स्थिति में यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रदर्शित किया गया है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य यही है कि हमारे भारत देश का किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं होगा। मेरे शब्दों को पकड़ना, जो धर्म होगा वो यहाँ की जनता का होगा, ना कि पार्टिकुलर किसी राष्ट्र का होगा। यही शब्द है हमारा पंथ निरपेक्ष का। क्या बोल रहा है कि जो भी धर्म होगा वो पार्टिकुलर इस देश की जनता का धर्म होगा, लेकिन पार्टिकुलर इस भारत देश का किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं होगा। इससे तात्पर्य यही है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के व्यक्ति हैं तो उनके अलग अलग धर्म हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बोले कि कहां से हो, भारत देश से हैं, भारत देश का धर्म क्या है, तो इस प्रकार का पार्टिकुलर नहीं बोल सकते हैं कि भारत देश का धर्म हमारे ये है। हम पार्टिकुलर यही बोलेंगे कि हम एक भारतीय हैं, ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकुलर ये बोले कि भारत में क्या है तो हिंदू हैं, ऐसा नहीं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, कई सारे धर्म हैं। तो यही बात बोली गई है कि पार्टिकुलर किसी भी राष्ट्र का धर्म नहीं होगा। धर्म होगा तो वो यहाँ की जनता का होगा। और इन धर्मों में राज्य जो है वो कभी कभार नाम मात्र का हस्तक्षेप करता है, और करता भी है और नहीं भी करता है, तो नाम मात्र का करता है, इसको भी याद रखना। और इतना ही नहीं, यहाँ पे हमारे जो भी व्यक्ति हैं वो अपने धार्मिक कार्यों को संपोषित करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसकी भरपूर आजादी है। आप कहीं भी जाकर के कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, किसी भी कथा, पंडाल, सत्संग, कहीं भी आप इस पूरे भारत देश में रह सकते हैं, इन सारे धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी भगवान को मान सकते हैं और किसी की भी उपासना कर सकते हैं। ये भी हमारी भरपूर स्वतंत्रता भारत देश के हर एक व्यक्ति को दी गई है। ठीक है, ये हुआ पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र से तात्पर्य यह है कि जो भी हमारा भारत होगा, ये भारत हमारा क्या होगा, किसी मतलब एक प्रकार से बोले, मैंने अभी इससे पहले बोला था कि जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन,
या जनता से शासन, ये टैग किसका था? अब्राहम लिंकन का। तो लोकतंत्र से यही तात्पर्य है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था चलेगी वो जनता के लिए चलेगी, जनता के द्वारा चलेगी और जनता से चलेगी। ठीक है, यही शब्द है लोकतंत्र का। अर्थात लोकतंत्र से तात्पर्य यह है कि यहाँ पे भारत देश की जो भी हमारी शासन व्यवस्था संचालित की जाएगी वो जनता के द्वारा ही संचालित की जाएगी। इससे तात्पर्य क्या हुआ? इससे तात्पर्य यह हुआ कि जनता अपने आप में स्वतंत्र है कि वो अपने बीच में से ही अपना एक भावी नेता चुन करके अपने इस देश के प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए भरपूर स्वतंत्र है। तो उस नेता का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। ठीक है, इसी को हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं कि लोकतंत्र में अगर किसी को भी सर्वोपरि या शक्तिशाली माना गया है तो वो है हमारी भारत देश की जनता। ये जब चाहे किसी की भी सरकार बनवा सकती है और जब चाहे किसी की भी सरकार गिरा सकती है। ठीक है, तो ये हुआ भरपूर हमारा लोकतंत्र। एंड इसी के पश्चात में एक शब्द आता है गणराज्य। इस गणराज्य से क्या तात्पर्य है? तो गणराज्य से तात्पर्य यही है कि जो भी हमारा एक प्रकार से बोले आज हम गणतंत्र हैं। तो क्यों गणतंत्र हैं? क्योंकि भरपूर हमको आजादी प्राप्त हो चुकी है, जिसकी वर्षगांठ हम लोग निरंतर 26 जनवरी के तौर पे मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात ये समझिएगा, यहाँ पे ये मत समझिएगा कि भारत को आजादी 26 जनवरी को मिली थी। वो भारत हमारा गणतंत्र हुआ था, क्योंकि मैं कई ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जिनसे मैं मिल चुका हूं और इस प्रश्न का वो जो उत्तर देते हैं ना, वो यही उत्तर देते हैं कि 26 जनवरी मनाने का उद्देश्य जो है हमारा, वो यही उद्देश्य है कि भारत हमारा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वो ये बोलते हैं और वो ये नहीं जानते हैं कि पूर्ण स्वतंत्र तो होता है, स्वतंत्रता हमको 1947 में ही मिल गई थी। ये बात याद रखना, स्वतंत्रता जो मिली थी वो 1947 में ही मिल गई थी। 1950 में आकर के हमारा देश गणतंत्र घोषित होता है। गणतंत्र से तात्पर्य यह है कि हमारे देश का एक पार्टिकुलर नियम बन गया था, एक पूरी संविधान की किताब तैयार कर दी गई थी, जिसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति यहाँ का गुलाम नहीं रह गया था, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका था। इसी को हम गणतंत्र के रूप में जानते हैं। यानी संविधान के जो भी हमारे नियम और कानून हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो गए थे, हमारे लागू कर दिए जाते हैं 1950 से, जिसकी वर्षगांठ हम लोग निरंतर 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, और इस गणतंत्र से तात्पर्य यही है कि भारतीय संविधान का जो भी हमारा सर्वोच्च पद होगा संविधान के अनुसार, वो हमारा वंशानुगत नहीं होगा। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री वगैरह का अध्ययन किया तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे राजा वगैरह होते थे उनकी सत्ता कौन संभालता था? तो उनका पुत्र संभालता था और कोई भी व्यक्ति उनकी सत्ता को संभालता नहीं था। यानी राजा का पुत्र राजा ही बनेगा, ये हमारा पहले की व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही संविधान निर्मित हुआ, भारत देश गणतंत्र घोषित हुआ, तो यहाँ पे वंशानुगत प्रक्रिया पे रोक लगा दी गई। यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। यानी जो भी सर्वोच्च पद होगा, जो कि हमारा राष्ट्रपति का पद होता है, इस राष्ट्रपति के पद पे हमारे लोकतंत्र के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उस पे बैठेगा, वंशानुगत नहीं होगा ये पद हमारा। कि अभी वर्तमान की स्थिति में द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी राष्ट्रपति, तो इनका या जो पुत्र होगा या जो पुत्री होगी, ऐसा वर्णित नहीं है कि इनका पुत्र या पुत्री ही इनके पश्चात में राष्ट्रपति बनेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा पहले होता था, लेकिन जब से संविधान हमारा निर्मित हो गया तब से इस व्यवस्था पे पूर्ण रूप से क्या लग गई, रोक लग गई। इसी को हम गणतंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या करके रखना है, पकड़ करके रखना है।
इतनी सारी चीजें हुई इस प्रस्तावना के संदर्भ में, ठीक है। इसी के पश्चात में इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। बाकी यार इसकी हम एक क्लास और अटेंड करेंगे। आज के लिए फिलहाल में बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें और मेहनत करते रहें। बाकी मिलते हैं किसी अन्य क्लास में इसी के नेक्स्ट लेवल पे। तब तक के लिए जय हिंद।